अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है अलीना ने कनाडा से। अलीना कहती हैं, आपका अंदाज़े बयां एक ऐसा समा बांध देता है कि यकीन मानिए बेचैनी से आपकी कहानी का इंतज़ार होता है, और जैसे ही कहानी शुरू होती है पता ही नहीं चलता कब कहानी ख़त्म हो गई। जैसे ही कहानी ख़त्म होती है एक ऐसा एहसास कि हम तो किसी और दुनिया में मौजूद थे, और जब स्टोरी बंद होती है तो हम अपनी दुनिया में वापस लौट आते हैं। आप हमें एक और दुनिया में ले जाते हैं। उम्मीद है इस कहानी को भी सुनाते हुए आप ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करेंगे कि मुझ समेत सब सुनने वाले इस कहानी का अपने आप को हिस्सा समझेंगे, वो इस कहानी में मौजूद होंगे। इस कहानी का मेन किरदार हेनरी, जिसकी शक्लो सूरत बहुत खूबसूरत, कद काट भी जबरदस्त, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। एक ऐसा शख्स जो जिंदगी को गुजार तो रहा था, लेकिन इस अंदाज में कि किसी के सामने बोल नहीं सकता था, किसी के सामने हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। एक ऐसा खामोश इंसान जो जिंदगी की हर बात पे इस तरह कंप्रोमाइज कर रहा था, यहां तक कि जब दफ्तर के कई लोग जहां वो नौकरी करता अपना काम भी जबरदस्ती उससे करवाते, और वो डर के उनका काम भी कर देता। जिस जगह पे वो रह रहा था उसी घर में एक इंतहाई हसीनो जमील लड़की जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, जो उसके साथ रहती थी, कहने को तो वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो जानता था कि मैं एक ऐसा शख्स हूं, मेरे पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं है, कुछ ज्यादा अखराजात भी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे पास गाड़ी तक नहीं है, मैं बस में सफर करता हूं, नौकरी से तनख्वाह जो मिलती है उस पर गुजारा करता हूं। तो ऐसी हसीनो जमील लड़की अगर मेरे साथ रह रही है तो मुझे उसके सामने जुबान नहीं खोलनी चाहिए, जो वो कहती है उसकी हर बात को मानना चाहिए। यूं हार्पर और वो एक ही फ्लैट में तो रह रहे थे, लेकिन हार्पर का जो मन करता वो वही करती। वो सुबह सुबह उठ के अपने लिए खुद से नाश्ता बनाता। वो उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए नाश्ता तक नहीं बनाती थी। कभी उसका दिल करता तो खाना किसी दिन बना देती, वरना वो बाहर से खा के आता, बाहर से लेके आता या खुद आके बनाता और हार्पर को भी खाना खिलाता। उस दिन भी वो अपने ऑफिस के लिए उठा तो हार्पर जो उठ चुकी थी वो उससे मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग बोला, और नाश्ते की तरफ देखा कि शायद हार्पर ने कोई नाश्ता बनाया हो, लेकिन कुछ भी नहीं था। खुद उसने अपने लिए जल्दी से कॉफी बनाई, आज वो लेट उठा था। तो हार्पर बोली, मैं इंतजार कर रही थी, तुम उठ जाओ ताकि मेरे लिए भी कॉफी बना दो। और वो हैरान था, जो मुझसे पहले से उठी हुई है, जिसने ऑफिस भी नहीं जाना, सारा दिन घर पे गुजारना है, कॉफी तो बना ही सकती थी, लेकिन इतनी जुर्रत ही कहां थी हेनरी के अंदर कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के आगे बात कर सके। वो उसको खोना जो नहीं चाहता था, जानता था इतनी हसीनो जमील लड़की जिस पे दुनिया मरती है वो तो चली जाएगी। उसने उसके लिए भी कॉफी बनाई, और जब वो ऑफिस के लिए गेट खोलकर फ्लैट से जैसे ही बाहर निकलने लगा तो सामने उसने देखा विलियम खड़ा था। विलियम उसकी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया था। उसकी गर्लफ्रेंड बोर होती थी तो वो विलियम को बुला लेती थी। वो बैठ के गपशप करते, बियर पीते, ताश खेलते, और जैसे ही वो सामने विलियम को उसने देखा तो विलियम को इस्तकबाल करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड उठी और जाकर उसके गले लग गई। उसने अपना सर नीचे झुका लिया इस अंदाज में जैसे मैंने देखा भी नहीं, जबकि वो समझ तो कोई भी जाता है, वो पहले भी जानता था, लेकिन वो खोना जो नहीं चाहता था। इससे अंदाजा लगाइए वो कितना बुज़दिल शख्स था। एहसास से कमतरी का मारा हुआ,
कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी थी उसके अंदर। हर चीज इसलिए बर्दाश्त करता था, यहां तक कि अपनी गर्लफ्रेंड भी किसी और के साथ गले लगते हुए देख के वो चुप करके निकल गया और विलियम ने उसको उसी लम्हे आंख मारी, जिसका मतलब यही था कि चक्कर है मेरा। और वो तेजी से चलता हुआ बस स्टॉप पे पहुंच गया। बस स्टॉप से वो ऑफिस पहुंचा और जैसे ही ऑफिस पहुंचा उसने अपना सारा काम खत्म कर लिया। आज वो रिलैक्स था, उसने जल्दी अपना काम खत्म कर लिया था। आज उसके पास काफी टाइम था, उसने कुछ प्लानिंग की हुई थी, जाके कुछ चीजें वगैरह खरीदनी थी, कुछ सामान खरीदना था, वो सारा करेगा। वो अपनी कुर्सी से उठने ही लगा था कि वहीं पे ऑफिस का ही एक शख्स जिसका नाम डेविड था वो उसके पास आया। डेविड ने एक फाइल उसके सामने रख दी और उससे कहा, भाई मैं जरा खाना खाने के लिए बाहर जा रहा हूं, ये मेरा काम भी कर देना। वो बोला, अरे नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है यार, मैंने ये करना है, मैंने आज वो करना है, मैं नहीं कर सकता। डेविड बोला, अरे भाई तूने ही करना है, ये तेरा काम है। हेनरी बोला, ये मेरा नहीं है भाई, ये काम तुम्हें मिला हुआ है, ये फाइल तुमने करके देनी है, मेरा कहां से काम हुआ। अच्छा अब तू नहीं करेगा, इनकार कर रहा है, चल तुझे मानना तो पड़ेगा, मेरी ना बात मान, किसी और की माननी पड़ेगी। वो ये कहता हुआ चला गया। थोड़ी ही देर के बाद उसी ऑफिस का जो बॉस था उसकी बेटी वो फाइल गुस्से से लेकर आई और उसकी टेबल पर गुस्से से फाइल को फेंका और कहा, तुम्हें समझ नहीं आती? जब एक दफा तुमसे कह दिया जाए क्या बार बार कहना पड़ेगा? ये रखिए फाइल, इसको मुकम्मल करो, मैं और डेविड बाहर खाना खाने जा रहे हैं। हेनरी जानता था बॉस की इस बेटी का सिर्फ डेविड के साथ नहीं, किस किस के साथ चक्कर नहीं रहा, और जिसके साथ भी उसका चक्कर चलता वो शख्स अपना काम हेनरी को देकर बॉस की बेटी के साथ बाहर घूमने फिरने खाने खाने चला जाता। और डेविड और बॉस की बेटी खाना खाने जा रहे थे और उनके हिस्से का काम भी उसे करना था। करता भी तो क्या करता, बोल तो वैसे भी नहीं सकता था, डरपोक सा बंदा था, एहसास से कमतरी भी थी, बॉस निकाल देता, कहां से जॉब मिलती। उसने उनकी फाइल पकड़ी और काम करना शुरू कर दिया। ये रूटीन थी उस शख्स की जिसका नाम था हेनरी। जहां वो वापस घर पहुंचता तो अक्सर अपनी बीवी को देखता, बियर की बोतलें खाली पड़ी हैं, जिस अंदाज में वो सोफे पे गिरकर सो रही है, वहां पे कमरे के हालात देखकर कोई भी अंदाजा लगा देता कि जो उसके साथ बैठ कर गया है वो उसके साथ सिर्फ मिलने नहीं आया, उसका उसके साथ जरूर चक्कर है। लेकिन उसके अंदर हिम्मत ही कहां थी। अगर वो उससे पूछता कि तुम्हारा इसके साथ क्या चक्कर है, ये कुछ मैं जो देख रहा हूं, तो वो तो गुस्सा कर जाती। और उसको डर था कि मुश्किलों से तो एक गर्लफ्रेंड बनी थी, वो भी चली जाती, कहीं गर्लफ्रेंड को खो ना दूं, इस खौफ से कभी कुछ नहीं कहा था। वो उल्टा उसको सुनाती डांटती तो वो चुप करके सुनता, उसका कसूर भी ना होता लेकिन वो सुनता रहता और अपने आप से कहता, मैं तो बना ही सुनने के लिए हूं, सब मुझे कह सकते हैं, और सब उसको सुनाते। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी कि एक दिन उसको एक लेटर मौसूल हुआ। जैसे ही उसने उस लेटर को देखा तो वो जल्दी से उस खत को पढ़ना शुरू हो गया, और जैसे ही उसको खोला और उस खत को पढ़ना शुरू किया तो वो अपना माजी जिसकी वजह से उसके अंदर एहसास कमतरी पैदा हुआ था, वो माजी जिसकी वजह से वो पीछा छुड़ाता फिर रहा था, वो माजी जिसको हमेशा से भूलने की कोशिश करता था, लेकिन वो माजी हमेशा उसके दिमाग में फिर से आ जाता। वही छोटा सा गांव और उसी गांव का वो दोस्त जिसके साथ बचपन से लेकर जवानी तक उसने वक्त गुजारा था, उसी ने ही तो खत लिखा था जिससे वो हमेशा भागता था, नफरत करता था, लेकिन वो था कि उसका पीछा नहीं छोड़ता था। ये खत डैनियल ने लिखा था। डैनियल से उससे लिखा था, मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करते, बचपन की वो सारी बातें, वो तल्ख बातें, वो तल्ख यादें, सब कुछ तुम्हारे आज भी जहन में है, लेकिन शायद वो वक्त आ गया है, बीमारी की वजह से मैं अब शायद जिंदा न रह सकूं, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए ख्वाहिश है तुमसे मुलाकात हो जाए।
इस जहान को छोड़ने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, और हां, कुछ खास, इंतहाई खास जो तुमसे कहना चाहता हूं। तुम्हारा मुंतज़िर डैनियल। डैनियल और उसकी बहन लिली उसको याद आ गए। ये तीनों बचपन से ही इकट्ठे खेलते थे। एहसास-ए कमतरी बचपन से ही उसके अंदर पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से कोई भी लड़की और लड़का उसको मुंह नहीं लगाते थे। सिर्फ डैनियल और लिली ही थे जो उसके साथ खेलते भी थे और उसको मुंह लगाते थे। लेकिन उन दोनों बहन भाइयों को अजीबो गरीब अलूम सीखने का शौक था, अजीबो गरीब पुरअसरार कहानियां पढ़ने का शौक था। वो जब भी डैनियल कोई एक्सपेरिमेंट करता, कोई चीजें करता, शोबदाबाजी भी सीख के आता, तो सबसे पहले तजर्बे हेनरी पे करता, जो उसको बुरा लगता था। लेकिन वो हर बात को मजाक में टाल देता, खौफनाक चीजें उठाता तो इसको डरा देता। आज वो मरने वाला था। वो तो उससे हमेशा भागता रहा था अपना माजी भूलने के लिए। इस खत को पढ़ने के बाद पता नहीं क्यों जैसे कोई एक ताकत उसको उस गांव की तरफ बुलाना शुरू हो गई, उस गांव के उस घर की तरफ जहां डैनियल रहता था। वो डैनियल के पास पहुंच गया। वो अपने आप को रोक ना सका और जैसे कैसे वीकेंड पे छुट्टी थी, उस गांव पहुंच गया। वो सिर्फ एक रात के लिए गया था कि डैनियल से मिलकर वापस आ सके। वो डैनियल से इसलिए भी नहीं मिलना चाहता था कि डैनियल की बहन लिली जब बड़ी हो गई थी तो उससे प्यार करना शुरू हो गई थी। लिली एक आम शक्ल सूरत की लड़की थी और ये काफी हसीन लड़का था। ये गांव की किसी लड़की से अभी तक प्यार नहीं करता था। अभी तक किसी गांव की लड़की के साथ लिली के अलावा इसकी दोस्ती भी नहीं हुई थी। लेकिन लिली इससे प्यार करना शुरू हो गई थी और लिली ने इससे इजहारे मोहब्बत भी कर डाला था। अगर इसकी जिंदगी में कोई और लड़की होती तो जरूर इसको इनकार करना चाहिए था। लड़की भी नहीं थी, कोई वजह भी नहीं थी, लेकिन इसने एक मामूली शक्ल की लड़की लिली को इसलिए इनकार कर दिया। शायद वो कभी किसी लड़की की तरफ इंटरेस्ट ले ही नहीं सका था, या शायद उस लम्हे लिली उसके लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रखती थी। उसने उसकी मोहब्बत का जवाब इनकार में दे दिया। लिली जो बचपन से उसके साथ थी, बचपन से ही उससे प्यार कर रही थी, इस इनकार को बर्दाश्त न कर सकी और घर की बुलंदो बाला छत पर इस तरह से चढ़ गई कि वो सदमा उसके लिए इतना तकलीफ दे था कि उसने छत से छलांग लगा दी और नीचे कूदकर जान दे दी। उसके बाद उसके और डैनियल के ताल्लुकात बहुत खराब हो गए थे, क्योंकि लिली मरी थी अपने भाई को बता के कि देखो, जिसके साथ हम दोनों बहन भाई खेलते रहे हैं, जिसके साथ हमने ही रिश्ता रखा, कोई उससे रिश्ता नहीं रखता था, उसने आज मेरे प्यार को ठुकरा दिया है। उसने अपने भाई को बताया था और उसके बाद उसने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली थी। और डैनियल समझ गया था मेरी बहन की मौत का जिम्मेदार हेनरी है। लेकिन हेनरी का कहना था मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए उसकी और डैनियल की बन नहीं सकी थी और उसके बाद वो एक इंतजार में था जितनी जल्दी हो सके इस गांव को छोड़ दे, और उस गांव को छोड़ के वो शहर आ गया था। आज उसी डैनियल को सोचते हुए उसके दरवाजे के बाहर पहुंच चुका था कि ये वही डैनियल था कि उस मौत के बाद वो डैनियल से भी भाग गया था। डैनियल अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार उसी को समझता था। बड़ा सा गेट खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ और जैसे ही उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो ड्राइंग रूम से होता हुआ मुलाजिम उसको उस कमरे में लेके जाने लगा। तो एकदम से एक और मुलाजिम सामने आया और उसने बोला, मुलाजिम कह रहा हूं, कोई गांव का बंदा, मिस्टर डैनियल कल ही इस दुनिया से जा चुके हैं। अंदर रूम में लोग मौजूद हैं, आज उनका फ्यूनरल है। क्या डैनियल मर चुका है? जी हां, वो मर चुके हैं, काफी बीमार थे, आप उनको अंदर जाकर देख सकते हैं। वो कभी जिंदगी में रोया नहीं था और डैनियल से तो वैसे भी भागता था, उसको डैनियल अच्छा भी नहीं लगता था। डैनियल ने जितने भी शोबदे किए थे, डराने वाली जितनी भी हरकतें की थी, हमेशा अजीबो गरीब सी चीजें उठा उठा के हेनरी को डराता था, उसको परेशान करता था। जब वो डर जाता था, खौफजदा हो जाता था, तो बहुत ज्यादा हंसता था, खिलखिला के हंसता था, जैसे
उसका मकसद ही हेनरी को परेशान करना, डराना था। कौन सा जादू टोना शोभदा था जो उसने उस पर नहीं किया था। लेकिन फिर भी जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बीमार हेनरी, जो बीमारी की हालत में मरा था, बेड पे आंखें बंद करके लेटा हुआ था। हड्डियों का ढांचा हो चुका था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो तो रोता ही नहीं था, लेकिन आज शायद कई सालों बाद वो रोया। खड़ा उसको देखता रहा। उसी मुलाजिम ने जिसने उसको रोका था बाहर आने का इशारा किया। वो जैसे ही बाहर गया तो उसने एक खत और एक बोतल शीशे की बनी हुई, जिसके ढक्कन लकड़ी का कॉकपिट, जिस तरह यहाँ बोतलें होती हैं शराब की, एक नहीं उसकी होती है, वाइन की बोतल होती है, उसके ऊपर लकड़ी का एक ढक्कन फंसाया जाता है जोर से। तो इस तरह की एक बोतल थी, वो उसने उसके हवाले की और कहा, शायद डैनियल जान चुके थे कि अब उनका वक्त आ गया है, वो मरने वाले हैं। वो आपका इंतजार करते रहे, लेकिन आपने देर की, इसलिए ये एक अमानत थी जो मेरे हवाले कर गए कि ये मैं आपको पहुंचा दूं। ये मैंने आपके हवाले की। उसने वो बोतल ली, रुका नहीं, फौरी तौर पे वापस शहर आ गया। वो बोतल सारे रास्ते देखता आया था। वो बोतल नहीं थी, उस बोतल के अंदर एक खत मौजूद था। शीशे की एक बोतल जिसके ढक्कन को बहुत सख्ती के साथ बंद कर दिया गया था, उसके अंदर एक लेटर मौजूद था। उसने कहा, मैं अगर अभी इस लम्हे इस लेटर को पढ़ लूंगा, रात को सो नहीं सकूंगा, क्योंकि डैनियल ने कभी मेरे साथ अच्छा नहीं किया था। हमेशा ही मेरा परेशान करना उसका जिंदगी का मकसद था। मुझे लगता है ये मर के भी कोई परेशानी कर गया होगा। सुबह मैं इसको पढ़ूंगा। वो सो गया। जैसे ही सुबह उठा, उस बोतल पर उसकी निगाह पड़ी तो उसने कहा, अभी मुझे इस खत को खोलकर पढ़ लेना चाहिए, यकीनन इस बोतल के अंदर कोई खत है। उसने उस बोतल को जोर लगाकर खोला और उसके अंदर से एक खत निकल आया। खत को उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके अंदर डैनियल ने लिखा था, हेनरी, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूं, क्योंकि ये अमानत मैंने इसलिए हवाले की है कि अगर मेरे होते हुए तुम पहुंच गए तो फिर तो तुम्हें यह नहीं मिलेगी, और अगर मैं मर चुका हूं तो फिर यकीनन तुम इस बोतल को खोल चुके होगे। तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारा हमेशा बचपन का दोस्त रहा हूं। तुम मुझे गलत समझते रहे हो, मैं हमेशा तुम्हारा खैर खा रहा हूं, लेकिन तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने बहुत बुरा किया। अब मैं इस दुनिया से तो जा रहा हूं, लेकिन इस बोतल से उसको भी आजादी दिलवा रहा हूं तुम्हारे हाथ से। जैसे ही तुमने इस बोतल को खोला होगा इसके खत को निकालने के लिए, तो सिर्फ तुमने बाहर खत नहीं निकाला, किसी और को भी बोतल से आजाद कर दिया है। और अब आजादी मिलते ही तुम्हारी जिंदगी अजीरन बना दी जाएगी। तुम्हारे किए की तुम्हें सजा मिलेगी। वो आजाद हो चुकी है। डैनियल, क्या बकवास है। उसने खत को गुस्से से ऐसे बंद किया और फेंक दिया कि क्या आजाद हो चुकी है, ये क्या इस तरह की बातें लिखी गई हैं कि मेरी जिंदगी को जिसने आजाद हुई है वो मेरी जिंदगी को जीरन बनाएगी। मैं नहीं मानता इन बातों को। उसी लम्हे उसके कानों में एक आवाज आई, हां, मैं आजाद हो गई हूं। वो एकदम से चौंका। अपने इर्द गिर्द निगाह डाली, कमरे में तो कोई भी नहीं था, लेकिन कानों में एक क्लियर किसी की आवाज आई थी। कौन हो तुम? मैं हूं, और मैं आजाद हो गई हूं। नहीं नहीं नहीं, कमरे में कोई भी नहीं है। कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो मुझे डरा रही हो। ये मेरा वहम है, मेरा वहम है। मेरा दिमाग मुझे आवाज सुना रहा है। वो अपने आप से इस तरह बातें करते हुए खौफजदा होके घर से बाहर निकल आया। जैसे ही घर के बाहर निकला, कानों में आवाज आई, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा के लिए तुम्हारे साथ। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं है। ये मेरा दिमाग मुझे आवाज सुना रहा है। वो अपने आप को
समझाने की कोशिश कर रहा था कि धोखा हो रहा है। मरने वाला डैनियल जो हमेशा मुझे परेशान करता रहा है, शोबदे दिखाता रहा है, फिर कोई शोबदा कर गया है जिसकी वजह से कुछ ऐसा उसने किया है कि मेरा दिमाग मुझे कुछ आवाजें सुना रहा है। तो उस आवाज से पीछा छुड़ाते हुए भाग रहा था। भागते हुए बस तक पहुंचा और सवार हो गया। जैसे ही वो एक सीट पर बैठा, उसने सुकून का सांस लिया तो कानों में एक आवाज आई, तुम नहीं भाग सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो उसने एक आवाज लगाई, दूर हटो, दूर हटो। तो साथ ही जो एक शख्स काफी फासले पे बैठा था वो एकदम परेशान हुआ और बोला, मैं तो ऑलरेडी तुमसे दूर बैठा हूं, तुम्हारा दिमाग ठीक है? तो वो घबराया, बोला, सॉरी सॉरी, मैं आपसे नहीं कह रहा था। तो फिर किससे कह रहे हो? वो चुप कर गया। उसके कान में एक सरगोशी आई, अब तुम्हें इस आवाज को सुनना ही पड़ेगा, तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकते, और जो मैं तुम्हें कहूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे। वो चलता हुआ ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस जैसे ही वो बैठा, उसके कानों में एक आवाज आई, अभी तुम्हें बॉस बुलाने वाला है और बहुत बेइज्जती करने वाला है तुम्हारी। जाओ उसके सामने और उसको सीधा सीधा सुना दो कि तुम्हारी बेटी खुद डेट पे चली जाती है और अपना काम मुझे दे जाती है, मैं क्यों करूं तुम्हारी बेटी का काम? तो वो बोला, चुप करो, चुप करो। ऑफिस के लोग उसको घूरना शुरू हो गए, किसको कह रहा है चुप करो, इसके पास तो कोई नहीं है। तो उसने देखा सब उसको अजीब सी निगाहों से घूर रहे हैं, तो वो खुद ही समझ गया कि लोग मुझे पागल ना समझे। अभी बैठा ही था कि आवाज आई, आपको बॉस बुला रहे हैं। वो चलता हुआ बॉस के कमरे में गया और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। तो बॉस की एक गुस्से भरी आवाज आई, मैंने तुम्हें बैठने के लिए कहा है जो तुम बैठ गए हो, खड़े हो जाओ। और एकदम से परेशान होकर खड़ा हो गया। उसके कानों में आवाज आई, जैसे कहा था ना वैसे करना है तुमने, अब ये तुम्हारी बहुत इज्जत अफजाई करने वाला है, इसको सीधा सीधा सुना दो। बॉस ने कहा, ये फाइल तुम्हें दी गई थी काम करने के लिए, तुमने नोट किया है तुमने इसमें कितनी गलतियां की हैं? ये फाइल एज इट इज आगे क्लाइंट के पास चली जाती, तुम जानते हो कितना नुकसान होना था? तुम्हारा दिमाग कहां होता है? क्या कर रहे हो आजकल तुम? ऐसे लगा जैसे कोई उसको मजबूर कर रहा है। उसके कानों में जो जुमले कहे गए थे वो खुद ब खुद उसकी जबान से अदा होने लगे। मैं तुम्हारी बेटी का बैठा काम कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी बेटी आए दिन मुख्तलिफ दफ्तर के लोगों के साथ डेट पे जाती है, और जिसको भी डेट पे लेके जाती है वो अपने हिस्से का काम मेरे टेबल पे रख जाता है, वो भी मैंने करना होता है। तो जब सबके काम मैं करूंगा तो मैं अपना काम कहां से ठीक करूंगा? बॉस का तो मीटर आसमान पे पहुंच गया कि इतनी इसके अंदर जुर्रत, जो बोलता नहीं था, सर झुकाए जी जी करता रहता था, वो इतना गुस्से में आ गया। बॉस बोला, तुम जानते नहीं हो, तुमने मेरे सामने ये जुबान खोल के मेरी बेटी पे इल्जाम लगा के क्या बकवास की है। मैं अभी इसी लम्हे बाहर गार्ड को बुला रहा हूं। पहले तो मैं सोच रहा था तुम्हें माफ कर दूं, अभी इसी लम्हे में तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूं। उसने फाइल उठाई, उसके कान में आवाज आई, उठाओ फाइल और मारो इसके मुंह पे। उसने फाइल उठाई और उठा के बॉस के मुंह पे मारी और कमरे से निकल के बाहर आ गया। अपने केबिन में आके अपना सामान उठा ही रहा था कि बॉस की बेटी और डेविड ये नाम मुश्किल है तो इसलिए, या डेविड, वो दोनों आ गए। और बॉस की बेटी और डेविड जैसे उसके करीब आए तो डेविड बोला, हाँ ये काम देना था तुम्हें। कान में आवाज आई, ये सामने जो कीबोर्ड रखा है कंप्यूटर का, उठा के मारो इसके मुंह पे। उसी लम्हे उसने कीबोर्ड उठाया और उठा के डेविड के ऐसे जोर से मुंह से मारा, कीपैड टूट गया और उसके मुंह से खून बहना शुरू हो गया। सारा दफ्तर डर गया कि वो बुज़दिल जिससे सारा दफ्तर काम करा चुका था, जो पूरे दफ्तर का सबसे बुज़दिल इंसान था, आज इस अंदाज में बोल रहा था कि सारे सहम गए। उसने डेविड को कीबोर्ड मारा, कहा, ये पड़ी है नौकरी और तू बंद कर अपनी जबान को जो मुझे काम लेने के लिए, हटो मेरे आगे से नहीं तो सर फाड़ दूंगा। सारे डर गए। वो गुस्से से बाहर निकल आया, लेकिन अब वो परेशान था, ये मैंने क्या किया है। वो भूल चुका था कि उसको
डैनियल ने खत में लिखा था कि तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू, अब तुम्हें वही करना पड़ेगा। और वो भी उसको कह रही थी, जो आवाज़ मुसलसल उसके कानों में आती थी, ये करो ये करो, और वो करता जा रहा था। जैसे ही दफ्तर से बाहर निकला एक आवाज़ आई, तुमने बहुत अच्छा किया, ऐसा ही करना चाहिए था इनके साथ। लेकिन अब वो परेशान हुआ, ये मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने कैसे किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, कौन हो तुम, प्लीज ये क्या कर रही हो मेरे साथ। चलता हुआ और जैसे कैसे घर पहुंचा कि मैं जाके कुछ टैबलेट खाऊं और सो जाऊं, मेरा तो दिमाग पागल हो रहा है। जैसे ही घर के दरवाजे में दाखिल हुआ, उसके कान में आवाज आई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे हमसाए विलियम के साथ जो रोज आता है, वो इस वक्त साथ वाले कमरे में रंग रलियां मना रहे हैं और तुम सोने जा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बंद करो अपनी इस आवाज को, मनहूस आवाज को। तुम्हारी वजह से मैं नौकरी छोड़ आया हूं। इस मनहूस आवाज की वजह से मैंने नौकरी छोड़ी है, बंद करो अपनी इस बकवास को। उसने जाके कई गोलियां नींद वाली खा ली कि किस तरीके वो सो जाए, वरना इस आवाज को सुनता रहा तो और तबाही फैला देगा। वो सोने के लिए लेटा, लेकिन आवाज आ रही, जाकर तो देखो, मैं कह रही हूं जाओ, जाकर तो देखो। ऐसा लगा जैसे उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। वो उठ कर गया और चलता हुआ साथ वाले कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ, उसने दरवाज़ा खोला। उसकी बीवी, उसकी गर्लफ्रेंड को तो पता था, वो तो दरवाज़ा तक बंद नहीं करती थी कि आ भी गया वो अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये दरवाज़ा नॉक ही नहीं करता था। बगैर इजाज़त इसको जाने की, कमरे में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं थी, इसलिए कमरा का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वो जैसे दाखिल हुआ, वो एक बहुत ही घटिया हुलिये में थे। उसकी गर्लफ्रेंड जल्दी से उठ के चादर से वजूद को छुपाना शुरू हो गई और बोली, तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कमरा दरवाजा नॉक किए बगैर तुम अंदर आ गए हो। ये आगे बढ़ा और इसने एक जोरदार मुक्का विलियम के मुंह पे मारा। उसका मुंह जख्मी हो गया। उसको कहा, निकल मेरे घर से। वो डर गया, यकीनन उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो भागा बाहर की तरफ और वो उठकर चिल्लाई, उसकी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये करने की। उसने कहा, इसी लम्हे निकलो मेरे घर से, ये मेरा घर है। बर्दाश्त की एक हद होती है, तुमने हर हद को अबूर कर दिया, निकलो निकलो यहां से। वो जो उसके ऊपर चिल्ला रही थी, इस तरह सुन के कि उसको आज निकालने लगा अपने घर से, वो भी एकदम से डर गई और बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था हेनरी, मेरी बात सुनो। ओ प्लीज शट अप। उसने उसे पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। अब उसके बाद वो गोलियां खा चुका था, उसको नींद आ रही थी, वो जाकर सो गया। सुबह उठा, वो एक ही तो जिंदगी में काम करता था, ऑफिस से वापसी पे जिम जाता, जिम से वापस आके घर आ जाता था। कोई नहीं जानता था वो जिम जिस मकसद के लिए जाता था, वहां वो एक महाजबीन थी, एक हसीना थी जो एक्सरसाइज करती थी, जिसको वो चुपके से देखता रहता था। वो नहीं, उस जिम में हर कोई जो एक्सरसाइज करने आता था, उसी ही लड़की को तो देखते रहते थे। वो इतनी बला की खूबसूरत थी, वो भी तो उसी को देखने जाता था। बज़ाहिर तो वो जिम करता था, लेकिन असल में उसके दीदार को जाता था, लेकिन हिम्मत ही नहीं उससे कुछ कह सके। आंखें ठंडी करके वापस आ जाता था। उस दिन वो पड़ा रहा दफ्तर से, तो वो छोड़ आया था। उठा, उसने कहा, मुझे कसीनो जाना चाहिए। वो कसीनो पहुंच गया। वहां पे ताश का जुआ हो रहा था। जितने उसके पास पैसे थे, दिमाग उसका काम नहीं कर रहा था। उसने पहली गेम खेली, वो हार गया। उसके कान में आवाज आई, गलत गेम खेली है तुमने, ये दाव मत लगाओ। ओ शट अप। लोग जो खेल रहे थे वो एकदम से उसको देखना शुरू हो गए कि क्या हुआ है। नो कुछ नहीं कुछ नहीं। समझ गया कि लोग उसको पागल ना समझें। दूसरी गेम भी वो हार गया, तीसरी गेम हार गया। अब आखिरी चंद डॉलर जेब में बच गए थे। उसके बाद जेब खाली हो जाती। फिर से आवाज आई, कहा ना, जैसे मैं कहूं वैसी गेम खेलोगे तो जीत जाओगे, चलो अगली एक गेम लगाओ। ना चाहते हुए भी उसने उसकी सुन ली। उसने जैसा कहा उसने वैसी ही गेम लगाई, वो जीत गया। पैसे डबल हो गए। उसको आवाज आई, यही डबल लगाओ। उसने डबल लगा दिए। अगली गेम जीत गया। आवाज आई, इसको भी डबल कर दो। उसने उन डबल पैसों को गेम में लगा दिया और वो उनके पत्ते देख देख के, वो जो एक आवाज सी उसको आ रही थी जिसके वजूद को उसने नहीं देखा था, वो उसको बताती गई और वो गेम जीतता गया। यहां तक कि उस रात उसने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। शुरू में जो हारता जा रहा था, वो ढेरों पैसे लेके जब घर पहुंचा तो कान में आवाज आई, क्या करोगे इन पैसों का? मैं एक गाड़ी खरीदूंगा, मेरी फेवरेट गाड़ी, जो मैं हमेशा से चाहता था मेरे पास वो गाड़ी हो जिसके दरवाजे ऊपर की तरफ खुलते हैं। हाँ,
बाकी पैसे बैंक में जमा करा दूंगा। तो वो बोली मिल जाएगी। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी मैं आवाज सुन पा रहा हूं, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा, तुम कौन हो? मैं कोई नहीं हूं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है। अरे कोई तो तुम्हारा नाम होगा। नहीं, मेरा कोई नाम नहीं है। अच्छा तुम मेरी दोस्त बन जाओ। दोस्त? नहीं, मैं तुम्हारी दोस्त भी नहीं हूं। तो फिर तुमने मुझे जितवाया क्यों? इसलिए मैं कोई भी नहीं हूं, मेरा वजूद भी नहीं है, मेरा नाम भी नहीं है। हां, लेकिन तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल जाएगा। जब तुम्हें मिल जाएगा उसके बाद फिर मुझे भी तुमसे काम होगा, फिर तुम्हें मेरा काम करना होगा। अभी जो जो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम्हें सब मिलेगा। अच्छा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें किस नाम से पुकारूं? ओके, मैं तुम्हें एक नाम देता हूं, माया। तुम्हारा नाम माया है, मैं आज से तुम्हें माया कहकर पुकारा करूंगा। उसने उसका नाम माया रख दिया। अब वो माया से बातें करता मुख्तलिफ कसीनो में गया और बेइंतहा पैसे जीताया। यहां तक कि वो जिस कसीनो में पहले गया था वहां पे बड़े बड़े जो खिलाड़ी बैठे थे वो उसके साथ खेलने के लिए बैठे। उसने जान के उसको कहा चंद गेमें हारो इनसे ताकि इनको शक ना पड़े। उसने चंद गेमें हारी और वो उसको बताती रही। वो बड़े बड़े लोगों से गेमें जीत गया, बहुत ज्यादा उसने नोट कमा लिया। वो माया उसको गाइड करती रही, जो उसकी ख्वाहिशात थी पूरे करने के लिए उसने उसको आगे पैसों का ढेर लगा दिया और उसने अपनी मनपसंद गाड़ी भी खरीद ली, फ्लैट भी खरीद लिया और उसी तरीके वो जिम में जाता रहा। आज वो फैसला कर चुका था, उसके पास बेइंतहा पैसा आ गया है, उस जिम वाली लड़की से बात करेगा। जैसे ही उसने उस लड़की से कहा एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है, तो वो दूसरी तरफ चली गई। उसने बात करना भी गवारा न किया। वो जल्दी से बाहर चला गया। उसने अपनी वो बेहतरीन लविश किस्म की गाड़ी उसकी इंतजार में खड़ी की कि वो आए तो उससे बात करेगा। वो जब ही उसके करीब आई उसने कहा प्लीज मुझे आपसे बात करनी है, आप गाड़ी में आ जाइए। उसी लम्हे एक और गाड़ी पास आके रुकी जिसमें से एक लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर किस्म का लड़का गाड़ी से बाहर निकला। वो यकीनन उस लड़की का बॉयफ्रेंड था। आते ही उसने देखा और पूछा क्या कह रहा है ये तुमसे? बोली नहीं कुछ नहीं, ये रास्ता पूछ रहा था। नहीं नहीं मुझे बताओ ना ये क्या कह रहा था, मैं अभी इसको बताता हूं। तो कानों में माया की आवाज आई, ये तुमसे लड़ेगा, इससे लड़ना मत, बहुत ताकतवर है, नुकसान उठाओगे। चलो चलते हैं, देर हो रही है। वो लड़की उससे बोली, लेकिन वो उससे बोला नहीं मुझे इससे पूछने दो, इसने तुम्हें क्या कहा है, बोलो, बोलते क्यों नहीं, क्या कहा है तुमने इससे? तो वो लड़ने वाले अंदाज में आगे बढ़ा, लेकिन उसने दोनों हाथों से उसको पकड़ के यूं ऊपर उठा लिया कि उसका सांस बंद होना शुरू हो गया। कानों में आवाज ही, कहा था ना इससे लड़ना नहीं, ये बहुत ताकतवर है। ओके अब तुम्हें ये छोड़ देता है। साथ ही उसने उसे छोड़ दिया। कहा खबरदार दोबारा कभी इसके करीब भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहता हुआ वो उसको लेकर गाड़ी में बिठाकर चला गया। वो समझ गया ये उसका बॉयफ्रेंड था। अगले दिन वो जैसे ही छोड़ने के लिए बॉयफ्रेंड आया, उसने उसे गाड़ी से नीचे उतारा और वो चला गया। जैसे ही गाड़ी वापस गई, ये गाड़ी भगा के उसके सामने ले गया और उसको दाखिल होने से पहले पहले रोक लिया और कहा मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज आप मेरे साथ गाड़ी में बैठिए। उसने उसका हाथ पकड़ा, जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया। वो बैठ गई। कहा कल आपने जब उससे झूठ कहा कि मुझसे रास्ता पूछ रहा था, मैं उसी वक्त समझ गया था, वरना आप कह सकती थी कि मुझे गाड़ी में बिठाने की ऑफर कर रहा था। कल उसने बदतमीजी के साथ आपको पकड़ के गाड़ी में बिठाया है, आपके साथ भी बदतमीजी की है, आप उससे डरती क्यों हैं? आप मेरे साथ चलिए, हम पुलिस में चलते हैं। वो बोली नहीं, मुझे किसी झंझट में नहीं पड़ना, और ना ही वो मेरा बॉयफ्रेंड है? तो फिर वो कौन है? प्लीज मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मुझे बताइए। उसने उसे बहुत ज्यादा कहा तो वो बोली मैं एक क्लब में डांसर हूं, मेरे बाप ने बीमारी के वक्त मुझे कहा था मां के लिए बहुत पैसा लेकर आओ। मैंने उस क्लब से एडवांस ली थी, एक बहुत बड़ी रकम, और मैंने उस रकम को वापस करना है, तो इसलिए ये गार्ड के तौर पे मुझे लेने भी आता है, छोड़ने भी आता है। सिर्फ मुझे इतनी इजाजत है कि मैं जिम कर लूं, क्योंकि मैं जिम का शौक रखती हूं, एक क्लब में डांस करती हूं।
मैं इसलिए उनकी कैदी हूं, वो मुझे मार भी सकते हैं, मेरे साथ बदतमीजी भी कर सकते हैं, मैं इसलिए मजबूर हूं, बस इतनी सी बात, ये उसने कहा। और सीधा जो रकम उसने उधार ली थी उसने बैंक से निकलवाई और जाके उसके क्लब में दी और कहा आज से वो आजाद है। वो उसको लेकर अपने घर पहुंचा। वो हैरान थी कि इतनी बड़ी रकम आपने मेरे लिए दी है, क्यों? वो बोला इसलिए, आप मुझे गलत समझ रही होंगी। उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और उसके आगे झुक के घुटनों के बल बैठ के कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? वो हैरान हुई कि ये बंदा मुझसे इतना प्यार करता है। उसने कहा, हाँ, मैं इतने सालों से जो जिम में आके आता था एक्सरसाइज करने के लिए, मैं आपको देखने के लिए आता था, लेकिन आज मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। यूं उसने उसकी अंगूठी को खुशी से पहन लिया जो उसके लिए इतना पैसा लेके आया था। वो हसीनो जमील औरत जिसका नाम मैरी था, उसने उससे शादी कर ली। अब मैरी और वो मियां बीवी तो बन चुके थे, लेकिन एक बात मैरी को जो खटकना शुरू हुई 1 महीने बाद ही, कि जो उससे बेइंतहा प्यार करता था, उसका ख्याल रखता था, वो मुसलसल किसी लड़की से जिसका नाम माया था, उससे बातें करता। मैरी पूछती, ये माया कौन है? तो वो कहता, नहीं, कोई भी नहीं है। मैंने कई दफा आपको सुना है आप माया से बातें करते हो। माया के साथ वो जब गाड़ी में बैठता, अकेला होता, माया और वो बेइंतहा बातें करते। माया उसकी जिंदगी का इतना हिस्सा बन चुकी थी, वो जो भी लेन देन करता, जो कुछ भी करता, माया उसके साथ राब्ते में थी। वो माया जिसका कोई वजूद नहीं था, वो माया जिसका नाम नहीं था, उसने उसका नाम माया रखा था। बस उसने उसे कहा था कि तुम मुझसे राब्ते में रहोगे, मेरी साथ बातें करते रहोगे, और उसके साथ बातें ही करता था। शादी के कुछ महीने बाद बीवी मैरी उसको लेकर एक ऐसे डॉक्टर के पास पहुंची जहां पे वो जाकर चौंक गया। वो परेशान हो गया, बीवी को देखकर बोला कि ये तुम मुझे पागल के डॉक्टर के पास लाई हो, पागलों के डॉक्टर के पास? वो उसके आगे हाथ जोड़ के बोली, प्लीज आप बैठिए तो सही। वो कुछ देर तो डॉक्टर के सामने बैठा, लेकिन गुस्से से बाहर आ गया। भाया उसकी बीवी बन चुकी थी, उससे प्यार करती थी, वो उसके साथ शदीद खफा हुआ कि तुमने ये क्या किया है, मुझे पागलों के डॉक्टर के पास लेके गई हो। उसने कहा, मैं आपसे बहुत प्यार करना शुरू हो गई हूं, जैसे आपको मुझसे प्यार था ऐसे मुझे ही आपसे प्यार है, लेकिन आप जिस तरह मुसलसल किसी से बातें करते हैं, कोई भी नहीं होता, आप अकेले होते हैं। मैंने देखा है, दिन हो रात हो, कोई लम्हा नहीं जब आप किसी माया नाम के साथ राब्ता करते हैं। ये दिमागी खलल होता है। बाज़ औक़ात इंसान के दिमाग में ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं कि वो अपने आप से बातें करना शुरू कर देता है और नाम रख लेता है। शायद आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। ये कैसे हो सकता है मैं आपको पागल समझूं? मैं आपको ऐसे डॉक्टर के पास लेके गई थी, एज ए साइकियाट्रिस्ट के पास लेके गई थी कि वो आपका इलाज कर सकें। आपके साथ कोई भी नहीं है, आप अकेले हैं, लेकिन आप मुसलसल माया से बातें कर रही हैं। मैं तो इसलिए कर रही थी। वो बोला, नहीं, माया के बारे में तुमने ये हरकत करके मेरा दिल दुखाया है। आज के बाद तुमने माया के टॉपिक पे कोई बात नहीं करनी। मैं किसी से बात करता हूं, मेरा दिमागी खलल है, मुझे मेरे दिमाग में आवाजें आती हैं, इससे कोई तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही ना? मेरा प्यार तुमसे कम तो नहीं हुआ? मैं तुम्हारा भरपूर ख्याल भी रख रहा हूं, तुम्हारे साथ उसी तरह हूं जिस तरह होना चाहिए, लेकिन तुमने आज के बाद मेरे साथ वादा करना होगा, माया के टॉपिक पे कोई बात नहीं कर रही, वादा करो मुझसे। वो बीवी थी, प्यार करना शुरू हो गई थी। यकीनन उसने उस पर एहसान किया था, उसका कर्जा चुका रहा था, उसको क्लब की जिंदगी से निकाल के इज्जत दी थी, उसके साथ शादी कर ली थी। उसने हामी भर ली, वादा कर लिया। और उधर माया उसके कान में बोली, हाँ, अब तुम इससे प्यार करना शुरू हो गए हो तो मुझे कम टाइम दे रहे हो। तो उसे कहता, नहीं नहीं, मैं तुमसे तो बात करता हूं, तुम्हें टाइम देता हूं। अब वो सुबह घर से निकलता, शाम को वापस आता। गाड़ियां एक नहीं, दो दो उसके पास गाड़ियां आ चुकी थी। वो गाड़ियों में फजूल फिरता रहता और माया के साथ बातें करता रहता, जिसको कभी उसने देखा नहीं था सिवाय एक आवाज़ के और एक नाम जो उसने खुद तजवीज़ किया था। उससे वो मुसलसल बातें कर रहा था। उसकी ज़िंदगी बदल चुकी थी, वो एक अमीर हो चुका था, एक बेहतरीन फ्लैट का घर का मालिक था, गाड़ियाँ थी, उसके पास बैंक बैलेंस था, कपड़े अच्छे पहनता था, घड़ी अच्छी थी। और उसकी जो बीवी बनी थी वो भी इसलिए कि
पैसे वाले की बीवी थी, उसके साथ खुश थी। तकरीबन 2 महीने बाद वो गाड़ी में जा रहा था कि उसको एक आवाज आई, तुम्हारी बीवी तो तुमसे प्यार करती है। नहीं करती, वो झूठ बोलती है। उसने तुमसे वादा किया था कि वो वादा नहीं तोड़ेगी, माया के ऊपर कोई बात नहीं करेगी। किया था ना? हाँ, उसने मुझसे वादा किया था। क्यों? वो मुझसे कोई बात नहीं करती। उसने वादा नहीं तोड़ा, उसने वादा तोड़ दिया है। आज तुम्हारे घर के अंदर उसने पादरी को बुलाया हुआ है। तुम्हारे घर के अंदर उसने पादरी को बुलाया है कि कोई माया नाम की औरत है, लड़की है, कौन है, उसको घर से निकाले। वो घर में मौजूद है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? जी मैं ठीक कह रही हूं। आपको यकीन नहीं है तो घर जाइए और जाके देखिए, जिस बीवी पे आप इतना भरोसा करते हैं तो वो तो आपका वादा तक पूरा नहीं कर सकी। ये है उसका प्यार। वो गुस्से से घर पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला तो परेशान हो गई। शौहर को इस तरह देख के उसने उसको आगे से हटाया। देखा टेबल के ऊपर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही हैं और एक पादरी बैठा कुछ पढ़ रहे हैं। फादर को जब उसने बैठे हुए देखा और उसने बीवी को देखा तो पूछा, ये क्या चल रहा है? मैं पूछता हूं ये क्या चल रहा है? वो गुस्से में धाड़ा तो वो बोली, प्लीज आप गुस्सा मत करें, ये आपकी बेहतरी के लिए मैंने किया है, आपकी बेहतरी के लिए। मैं नहीं चाहती आपको कुछ भी हो, मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं। मैंने फादर को इसलिए बुलाया है कि वो चेक करें क्या है इस घर में, कोई मसला है तो इस घर को क्लियर करें। कोई माया नाम की कोई चीज है तो उसको निकालें इस घर से। उसने एकदम से मोमबत्तियों को उठा के फेंका, गुस्से से धाड़ा, निकलो। फादर को कहा, निकलो मेरे घर से, इसी लम्हे निकलो मेरे घर से। फादर खड़े हुए और बोले, सन, माय सन, तुम गलत कर रहे हो। कह रहा मैं जो भी कर रहा हूं, निकलो मेरे घर से। उसने फादर को भी घर से निकाल दिया। और जैसे फादर बाहर गए वो बोला, तुमसे मैंने वादा लिया था ना कि तुम मेरा वादा नहीं तोड़ोगे। मैं तुम्हें कौन सी जिंदगी से उठा के लाया? गंद वाली जिंदगी से, जहां तुम डांस कर रही थी, मर्द तुम्हारे जिस्म को देखते थे। मैंने तुम्हें इज्जत दी, मैं तुम्हें वैसे गर्लफ्रेंड बनाकर रखता, मैंने तुमसे शादी की, तुम्हें इज्जत बख्शी, तुम्हें हर वो ख्वाहिश जो तुम्हारी थी तुम्हारी पूरी करके रखी। तो पहले मुझे डॉक्टर के पास ले गई, पागल बनाने के लिए तुल गई। आज फिर तुमने वादे को तोड़ दिया। मैंने तुमसे कहा था मेरा वादा मत तोड़ना। तुम हो ही घटिया, तुम्हारा बैकग्राउंड ही घटिया है, तुम घटिया औरत हो। निकलो इसी वक्त मेरे घर से और आज के बाद मुझे मुंह मत दिखाना। उसने अपना हाथ उसके बाजू में डाला और उसको घसीटता हुआ घर के बाहर ले गया, धक्का मार के उसको बाहर निकाल दिया। दरवाजा गुस्से से बंद कर दिया। वो बाहर जोर जोर से दरवाजा बजाना शुरू हो गई। प्लीज हेनरी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी मोहब्बत में किया है, मैं नहीं चाहती आपको कुछ हो जाए, आपका साया मुझ पे हमेशा कायम रहे। प्लीज, मैंने वादा नहीं तोड़ा, मैं तो अपनी मोहब्बत में ये कर बैठी। मैं डरती हूं आपको कुछ हो गया, मेरा क्या होगा? प्लीज हेनरी, प्लीज दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है, मैं मर जाऊंगी, रात हो गई है, मैं कहां जाऊंगी, मेरा तो कोई है भी नहीं, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है, कोई ठिकाना भी नहीं है। या तो मुझे उस दलदल से निकाल के ना लाते, जब दलदल से निकाल के ले आए हैं, इज्जत भी दी है, आज घर से बाहर निकाल दिया है। प्लीज मेरे ऊपर रहम करें, मैं ठठर रही हूं, प्लीज मुझे सामान तो उठाने दें। उसने एक भी ना सुनी, गुस्से में भरा हुआ था और उसने दरवाजा तक नहीं खोला। उसने शराब निकाली और बैठकर पीना शुरू कर दी। वो कितनी देर दरवाजा खटखटाती रही, उसने देखा तक भी नहीं, सुना तक भी नहीं। वो गुस्से से भरा हुआ था। उस माया ने उसके कान भर दिए थे कि यह है तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा वादा तक नहीं निभा सकी। पीते 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 वो सोफे पे ही गिर गया। सुबह कितनी देर तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसको याद आया रात को क्या हुआ था। एकदम से वो उठकर खड़ा हो गया कि मैंने अपनी बीवी को रात धक्के मार के बाहर निकाल दिया था, वो तो रो रही थी, मेरे ऊपर एक जुनून सवार हो गया था, ये मैंने क्या किया। वो नंगे पांव उठा और भागा और जैसे ही बाहर गया क्या देखता है, दीवार के साथ लगी इस तरह वो बैठी हुई है कि उसकी आंखें बंद हैं और उसके दिल को धचका लगा जैसे उसकी सांसें बंद हो चुकी हों। वो इस अंदाज में बैठी हुई थी। वो भागता हुआ गया, उसका जिस्म ठंडा यख हो रहा था लेकिन लगता था शायद सांसें बाकी हैं।
उसने उसे उठाकर अंदर ले आया। बाहर तो शदीद ठंड थी। हीटर के पास उसको लिटाया, उसको काफ़ी देर किया, डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। जब डॉक्टर आ गया तो डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद बताया इनको डबल नमोनिया हो गया है। ये कोई शदीद ठंड में फिरती रही हैं, कुछ शदीद ठंड इनको लगी है जिसकी वजह से इनको अब डबल नमोनिया है। लेकिन शुक्र है जान बच गई है, वरना जान भी जा सकती थी, फालिज का अटैक भी हो सकता था। लेकिन अब इनको बहुत देखभाल की ज़रूरत होगी। 5-6 दिन के बाद ये होश में आएंगी, बेहतर होंगी। इतनी जल्दी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेक केयर करनी होगी और मैं रोज़ आऊँगा। डॉक्टर तो कह के चला गया, लेकिन मुझसे इतना प्यार करती रही कि रात सारी ठंड में ठठरती रही। उसको अपने ऊपर गुस्सा आया कि ये मैंने क्या किया। ये वो लड़की है, जब मैं एक्सरसाइज करने के लिए जाता था तो मैंने कभी अपनी बॉडी तक नहीं बनाई। हाल में गर्लफ्रेंड भी थी, वो किसी के साथ रंग रलिया मनाती, मैं तो सिर्फ इसके दीदार को जाता था। और इतने साल तक मैं इसका दीदार करता रहा, और जब मेरे पास पैसा आया उसको मैं बीवी बना के ले आया, और उसने मेरी ही हिफाजत के लिए किया कि मैं नुकसान ना उठा लूं, मुझे कुछ हो ना जाए। और मैं इतना जुनूनी हो गया। मैं इसकी देखभाल करूंगा और आज के बाद इस आवाज़ को नहीं सुनूंगा। ये जो माया की आवाज़ है, उसने मुझे भड़काया था और उसके भड़काने पे मैंने इसके साथ ये सलूक किया। तो मर सकती थी, अगर ये मर जाती मैं अपने आप को कभी माफ़ ना कर सकता। मैंने अपने प्यार को, जिससे प्यार करता था, ये किया। वो शदीद टेंशन में आ गया। 1 हफ्ता मुसलसल वो उसकी देखभाल करता रहा, यहां तक कि वो होश में आ गई। वो जो उससे खफा थी, वो जो उससे रूठ चुकी थी, लेकिन जब उसने देख लिया कि 1 हफ्ता इसने मेरी देखभाल की है और अब वो हर वक्त घर पे ही रहता, बाहर भी ना जाता, मुसलसल उसकी देखभाल करता, तो उसने भी अपनी सारी नाराजगी खत्म करके वो उसके साथ खुश हो गई। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। अब उसके कान में आवाज आती, लेकिन उस आवाज को सुनता तक नहीं था। वो आवाज उसको कहती सुनो, वो नहीं सुनता था। उसने सुनना छोड़ दिया, बातें करना छोड़ दिया, बाहर जाना छोड़ दिया। कानों में कोई भी माया की आवाज आती वो लिफ्ट नहीं कराता था। वो माया को बोलना चाहता था, माया की वजह से वो मैरी को नुकसान पहुंचाने लगा था, अपनी बीवी को खुद ही अपनी जान से मारने लगा था। तकरीबन 1.5-2 महीने वो और उसकी बीवी मैरी घूमते फिरते रहे, खुशपाश रहे, और बीवी को लगा वो ठीक हो गया है, उसको आवाजें भी नहीं सुनाई देती। लेकिन एक दिन माया जिद पे आ गई। वो घर पे था तो उसके कानों में एक आवाज आई, मुझसे बात करो, बहुत हो गया, मुझसे बात करो। तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। ये दौलत, ये शोहरत, ये इज्जत, ये बीवी, ये घर, ये गाड़ी मेरी वजह से है। बात करो मुझसे, बात करो, बात करो, मुझसे बात करो। वो बार बार गुस्से से बोली जा रही थी कि उसकी बर्दाश्त से बाहर हुआ, और वो अपने कानों में हाथ रख के बोला बंद करो अपनी ये मनहूस आवाज, बंद करो। बीवी फिर से परेशान हो गई। जो इतना महीने ठीक गुजरे थे, इसका मतलब अभी तक उसको आवाजें आ रही हैं। और वो अपनी बीवी से बोला प्लीज, जिस फादर को तुमने बुलाया था उस फादर को अभी बुलाओ, अभी। तो वो बोली आप परेशान ना हो, मैं उनको कॉल करती हूं। उसने कॉल मिलाई, उनको कॉल नहीं मिल रही थी। वो बोला मुझे उनका एड्रेस बताओ, वो कहां होते हैं, मैं उनको लेकर आता हूं। उसने गाड़ी निकाली और फादर को लेने के लिए चला गया। फादर के पास पहुंचा, उनसे माजरत की और कहा मैं आपको बताता हूं, मेरी बीवी ने जिस मकसद के लिए आपको बुलाया था वो नहीं जानती, मैं आज आपको बताता हूं। उसने वो सारी बात बचपन से लेके एंड तक की सारी बात कि क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर कैसे डैनियल के पास गया, उसने उसे बोतल दी और उसने उस बोतल को खोला, उसमें से उसने कहा कोई आज़ाद हो गया। सारी बातें कि कैसे उसने कमाया, कैसे जुए से खेला, कैसे क्या किया, करते करते उस मोहब्बत को पाया, उससे शादी की। उसने सारी चीज़ें उसको बता दी और कहा अब भी वो आवाज़ जिसका नाम मैंने माया रखा हुआ मेरे साथ है और हर वक्त मेरे कानों में आवाज़ सुनाई देती है और मैं उससे बोलता हूँ। उसी ने मुझे जितवाया है, उसी ने मुझे सब किया, मुझे अब उससे जान छुड़वानी है। तो वो तैयार हो गए कि चलो देर मत करो, लेकिन रुको मैं 10 मिनट तक आता हूं। फादर ये कहकर चले गए। वो 10 मिनट की बजाय घंटा ना आए। वो परेशान हो गया, क्या हो गया है। जब घंटे बाद आए तो उनका चेहरा उड़ा हुआ था, वो काफी परेशान नजर आ रहे थे। बोले देर मत करो, जल्दी से गाड़ी में बैठो।
वो परेशान हुआ, बोला क्या हुआ है? क्या? बाद में बताता हूं, चलो। वो गाड़ी में बैठे और तेजी से गाड़ी चलाते हुए जैसे घर में दाखिल हुए तो घर में मैरी कहीं पे भी नहीं थी। पूरे घर को छान माला और घर पे नहीं थी। वो बोले जिसका डर था वही हुआ। मैं तुम्हें कह के गया था मैं अभी थोड़ी देर तक वापस आता हूं, मुझे ज्यादा टाइम इसलिए लग गया कि वो उसको ले गई है। वो हकीकत में है। माया सिर्फ एक आवाज नहीं। तुमने जो माया के बारे में मुझे बताया है, माया ने तुम्हें अधूरा सच बताया है, मुकम्मल सच नहीं बताया, तुमसे झूठ बोला है। क्या? क्या मतलब? हां, तुमसे झूठ बोला है। रुको, मैं तैयारी करके आया हूं और आज तुम मुझे लेने के लिए आए हो। एक बात मैं तुम्हें बताऊं, तुमने जब पहली दफा मुझे घर से जाने के लिए कहा था, मैं चला तो गया था, लेकिन उस वक्त भी मैंने पढ़ लिया था, मुझे पता लग गया था कोई चीज मौजूद है। तुम्हारी बीवी तुमसे बेइंतहा प्यार करती है। मैं परसों तुम्हारे घर आया था। तुम्हारी बीवी ने दरवाजा मेरे लिए नहीं खोला। वो तुमसे इतना प्यार करती है, डर गई कि आपको पता लग गया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। उसने इस खौफ की वजह से नहीं खोला, लेकिन मैं बहुत कुछ जान गया था और मैंने तुम्हारी बीवी से इतना भी कह दिया था कि हां, यह बात सच है। वो आवाजें सुनता नहीं, हकीकत में है। और मैंने उसे यह भी कह दिया था कि अब बहुत जल्द वो उससे जान छुड़वाएगा और मुझसे मिलने के लिए आएगा, और तुम मेरे पास आ गए। वो परेशान सा होकर बोला, वो कहां उसको लेकर गई है माया? मैं मैरी के बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। मैं अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं। मुझे मैरी चाहिए। मैं मैरी से बेइंतहा प्यार करता हूं। मुझे हर सूरत मैरी चाहिए। प्लीज मेरी मैरी मुझे वापस ला दें। वो बोले, मैं जब परसों तुम्हारे घर आया था तो मैंने यहां चेक कर लिया था। तुम्हारी उस माया को जो हर वक्त आवाज की सूरत में तुम्हारे साथ होती है, उसको भी पता लग गया था कि मैं उसके बारे में जान चुका हूं। ये 2 दिन पहले की बात है। वो जान गई थी मेरे बारे में। इसलिए आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ये लो एक बोतल। ये एक खाली बोतल है। तुमने सिर्फ एक काम करना है, इसके अंदर पानी है। तुम सीधा उसी घर के अंदर जाओगे जहां तुम डैनियल को मिलने के लिए गए थे। वो माया तुम्हारी बीवी मैरी को डैनियल के घर में लेके गई है। तुमने उसे बातों में लगाना है और मौके की तलाश में होना है। जैसे ही तुम उसके करीब पहुंचो तो तुमने उसके बाजू को या किसी भी हिस्से को थाम लेना है। तुम्हारे हाथ के अंदर उसके जिस्म का हिस्सा होना चाहिए और यह पानी जो है, यह होली वाटर, तुम उसके ऊपर फेंक देना। जैसे ही यह पानी तुम उसके ऊपर फेंकोगे, इस बोतल के अंदर कोई चीज कैद हो जाएगी। जैसे ही इस बोतल के अंदर, उसी तरह जैसे बोतल में से कोई चीज निकलकर आजाद हुई थी, उसी तरह दोबारा उस बोतल के अंदर कैद हो जाएगी। और जैसे वो चीज बोतल के अंदर कैद हो, तुमने फौरी तौर पे आग को जलाना है और कैद की हुई इस बोतल को आग के अंदर झोंक देना है, उसको जला देना है। जितनी जल्दी हो सके रवाना हो जाओ, वरना माया तुम्हारी बीवी मैरी को नुकसान पहुंचा देगी। वो उसको अपने साथ ले गई है। तुम जैसे ही मुझे लेने के लिए वहां से निकले हो, बस वो मौके की तलाश में थी। तुम उसकी सुन नहीं रहे थे। वो तुम्हारे कान में क्या कुछ कहती रही, तुमने नहीं सुना। वो समझ गई है कि तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो। वो जान चुकी है कि तुम अपनी बीवी मैरी से इतना प्यार करते हो। ये जो पैसा दौलत सब कुछ, उसने कहा भी मेरी वजह से है, मैं ले लूंगी। तुमने उसको कह दिया लेना है ले लो। और वो जान चुकी है कि ये सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन मैरी को छोड़ने को तैयार नहीं। तो इसने मैरी पे ही वार किया। बेटा, माय सन, लेट मत करो, जाओ। वो गाड़ी में सवार हुआ और तेजी से गाड़ी दौड़ाता हुआ अपने गांव पहुंचा। रात हो चुकी थी। पूरा गांव सो चुका था। वो टॉर्च लिए गाड़ी से बाहर निकला। गेट बंद था बाहर वाला।
उसने दीवार फैलांगी और भागता हुआ बड़े उस लान को क्रॉस करके गेट की तरफ गया। जैसे ही उसने बड़े से दरवाजे को खोला तो अंदर घुप अंधेरा पड़ा हुआ था। उसने टॉर्च जलाई तो उसने देखा हर तरफ धूल मट्टी और जाला है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और टॉर्च जलाई तो एक काली सी बिल्ली ने उसके ऊपर छलांग मारी और उसके चंद नाखून उसके हाथ और बाजू पे लग भी गए। वो चीख मारती हुई उसके ऊपर शायद हमलावर हुई थी या रास्ता लेने के लिए बाहर निकलना चाहती थी, ये तो उसको नहीं पता, लेकिन वो उसको टच हुई, उसको नाखून उसको लगे और वो बाहर चली गई। वो आगे बढ़ा। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। शायद डैनियल के मरने के बाद यहां कोई नहीं रहा था। हर तरफ धूल मट्टी थी। ये घर उसी तरह बंद पड़ा हुआ था। सारा सामान उसी तरह पड़ा हुआ था। सोफे, बिस्तर, हर चीज उसी तरह मौजूद थी। शायद कई टाइम से यहां कोई नहीं आया था कि उसके कानों में एक कहका सुनाई दिया। यह कहका किसी और का नहीं, माया का कहका था। मुझे पता था तुम आओगे। तुम मेरी नहीं सुन रहे थे ना, तुम मेरी जरूर सुनोगे। तुम आओगे, आगे आ जाओ, मैं तुम्हारे ही इंतजार में हूं, आगे आ जाओ। वो आगे से जालों को हटाता हुआ, धूल मिट्टी से गुजरता हुआ उस घर के अंदर जा रहा था जहां वो बचपन में डैनियल के साथ खेलता था। वो चलते चलते एक लास्ट के रूम में पहुंच गया। ये वो रूम था जहां सबसे ज्यादा मट्टी, धूल और जालों से भरा हुआ था। सबसे खौफनाक और भयानक कमरा भी यही लग रहा था। उसने जाले हटाए और जैसे ही सामने रोशनी मारी, सामने उसकी बीवी खड़ी थी। उसने जैसे ही बीवी को देखा तो एकदम से चौंक गया। ये कोई और नहीं, उसकी बीवी मैरी थी। उसकी देखते ही देखते उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने ऐसे चलना शुरू हुई और चलते चलते उसने अपने पांव सामने वाली दीवार पे रखे और दीवार पे पांव रखती हुई वो दीवार पे चलना शुरू हो गई और दीवार से चलती चलती छत पे चलना शुरू हो गई। अब वो छत पे उल्टा चल रही थी। उसके पांव छत की तरफ थे जो चिपके हुए थे छत को, और उसके बाल, उसका सर नीचे की तरफ था, उसके बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे। उसकी आंखों के सामने ही उसकी बीवी दीवार पे चलती चलती ऊपर छत पे पहुंच गई। अब वो छत पे चलती चलती बिल्कुल उसके सर के ऊपर आ गई। अब वो इस तरह उल्टी लटकी हुई थी जिससे उसके पांव छत को चिपके हुए थे, उसकी गर्दन नीचे थी और उसके बाल नीचे की तरफ लटक रहे थे। और वो इस तरह लटकी हुई थी कि तभी उसने अपनी लटकी हुई गर्दन को और पीछे की तरफ किया और मुस्कुरा कर उसने सामने खड़े हेनरी को देखा और कहा, तुम आ गए, तुम्हारा ही तो इंतजार था। ये तो उसकी बीवी थी, ये वजूद उसकी बीवी का था, लेकिन आवाज उसकी बीवी के वजूद के अंदर से माया की थी। माया बोली, तुम्हारा इंतजार था, तुम मुझे नहीं सुन रहे थे ना, मैं जानती थी तुम आओगे, तुम आ गए हो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुमने मुझसे पूछा था ना, मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है? अधूरी बात तुम्हें बताई थी तो फिर आज पूरी बात बता देती हूं, ये उसने कहा और उसी तरह उल्टी चलती हुई आगे की तरफ बढ़ गई और अगली दीवार से चलती चलती नीचे आके फिर से चलती हुई उसके सामने खड़ी होगी। कोई और होता तो वो शायद बेहोश हो चुका होता, उसका दिल फट जाता। ऐसा भयानक खौफनाक मंजर, एक पूरा घर जो अंधेरे में डूबा हुआ था, वहां पे सिर्फ एक टॉर्च रोशन थी, जालों से भरा हुआ, मट्टी से भरा हुआ, बंद पड़ा हुआ कई महीनों से घर, जिसके अंदर एक टॉर्च जल रही है और उस टॉर्च की रोशनी में एक औरत जिसकी आंखें लाल सुर्ख हैं, जो उसकी बीवी है लेकिन एक खौफनाक रूप में बदल चुकी है, और वो ऊपर छत पे चलती हुई, दीवारों पे चलती हुई, नीचे चलती हुई उसके सामने आके खड़ी हो गई है और वो गर्दन टेढ़ी करके उसको देख रही है। तो और कोई होता तो बेहोश हो चुका होता, लेकिन क्योंकि वो अपनी बीवी से इतना प्यार करता था, उसको बचाने के लिए किसी हद तक भी जाने को तैयार था, क्योंकि उसने कह दिया था माया को कि
क्योंकि माया ने कहा था ये दौलत, ये शोहरत, ये दौलत, ये पैसा, ये गाड़ियां, ये घर, ये मेरी वजह से है। तो उसने कहा था वापस ले लो। मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन अपनी बीवी को छोड़ने को तैयार नहीं हूं। ये सारी चीजें अपनी वापस ले लो, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तभी वो उस सबसे कीमती चीज को ले गई थी जिसके लिए वो दौलत को भी छोड़ने को तैयार हो गया था। वो सबसे कीमती चीज थी मैरी, उसकी बीवी। और उसकी बीवी को ही उसने जकड़ा हुआ था और उसके अंदर वो खड़ी थी और अधूरा सच बचाने लगी थी। उसने कहा उस अधूरे सच को आज मैं मुकम्मल करती हूं। मेरा नाम माया नहीं, मेरा नाम लिली है। हा 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 हा। याद आया लिली, डैनियल की बहन। तुम बचपन में जब कोई भी तुम्हारे साथ नहीं खेलता था, मैं और डैनियल, हम दोनों बहन भाई तुम्हें अपने साथ खिलाते थे। बाकी लड़के कहते भी थे इसके साथ ना खेलो, लेकिन हम फिर भी तुम्हारे साथ खेलते थे। और मैं एक मामूली शक्ल सूरत की लड़की थी, इसलिए तुमने मुझे ठुकरा दिया। तुमने ये नहीं देखा जो एक लड़की बचपन से तुम्हारे साथ प्यार कर रही है, बचपन से खेलती खेलती तुम्हारे साथ जवान हुई है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की होती और उसकी वजह से तुम मुझे ठुकराते, मुझे कोई तकलीफ ना होती कि हाँ वो किसी से पहले ही प्यार करता है इसलिए उसने मुझे ठुकरा दिया। लेकिन तुम तो किसी से प्यार भी नहीं करते थे, मेरे अलावा तुम्हारी कोई दोस्त भी नहीं थी, तुमने फिर भी मुझे ठुकरा दिया। जबकि तुम्हारे दिल में यह ख्वाहिश भी थी कि कोई लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने। तुमने फिर भी मुझे ठुकरा दिया इसलिए कि मैं एक आम शक्ल सूरत की मालिक थी। तुम जानते हो मैं कितना दुखी हुई, उस बात ने मुझे कितना तोड़ दिया कि जिस शख्स को हम दोनों बहन भाई इतना प्यार करते रहे, दोस्त समझते रहे, और मैं उससे शदीद मोहब्बत में क्या कुछ करती रही। और जब तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो तुम्हें याद है वो तुम्हारे तल्ख जुमले तो तुमने मुझसे कहे थे, अपना रवैया, वो अपनी बेरुखी। क्यों? आज मैं तुमसे सवाल पूछती हूं, क्यों? और तुमने मुझे फिर भी ठुकरा दिया और उस दुख में मैंने अपनी जान ले ली। तुम जानते हो मेरा भाई और मैं कई अलूम सीख चुके थे। तुम मुझसे शादी कर लेते, मैं तुम्हें ताकतवर बना देती, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे मरना पड़ा। मेरा भाई बहुत दुखी था, उस रात मैं बहुत रोई थी भाई के सामने कि उसने मुझे ठुकरा दिया है। मुझे बहुत हौसला देता रहा। मेरा भाई जान चुका था कि मैं अंदर से टूट गई हूं, लेकिन वो भी मेरा हौसला बढ़ा ना सका, जिंदगी की तरफ वापस लौटा ना सका। वो मुझे कहता रहा मैं अपने जादू से, अपने अलूम से जो मैं सीख चुका हूं, इसको तुम्हारा बना दूंगा। लेकिन मैं जानती थी तुमने बहुत बुरे लहजे में, बुरे लफ्जों में मुझे ठुकराया था। और फिर उस रात ही मैंने फैसला कर दिया था कि अगली सुबह मैं अपनी जान दे दूंगी। मेरा भाई भी उस रात जागता रहा था, परेशानी में सोया नहीं था। और जब सुबह मैंने अपनी जान ली, उसी लम्हे मेरा भाई पीछे भागता हुआ आ गया था, लेकिन तब तक मैं छलांग मार चुकी थी। और जैसे ही मैंने नीचे छलांग लगा दी तो मेरा वजूद तो मुर्दा हालत में वहीं पड़ा था, लेकिन मेरी आत्मा, मेरी रूह मेरे वजूद से निकल के बाहर खड़ी हो गई और मैं बदले की आग में भटक रही थी। और मेरा भाई जो अब ऐसे अलूम सीख चुका था, सिर्फ एक वही था जो मुझे देख सकता था। लेकिन फौरी वो भी नहीं देख सकता था। मरने के बाद मैं अपने घर में ही रही। मेरे वजूद को तो दफना दिया गया, लेकिन मेरी आत्मा भटकना शुरू हो गई। और मेरा भाई जानता था कि खाली वजूद दफनाया गया है, मेरी बहन यहीं है। वो अक्सर मुझसे बात करता, मेरी आवाज़ सुन नहीं सकता था, मुझसे हम कलाम होता, मुझसे बातें करता। और एक वक्त आया, मेरे अंदर भी इतनी ताकत आई कि मैं उसकी बातों का जवाब ऐसे देती। वो मुझे कहता, मुझे पता है लिली तुम यहाँ मौजूद हो, मैं तुम्हारी खुशबू को सूंघ सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ मेरी बहन इस कमरे में है, अपनी मौजूदगी का एहसास दो। मैं कोई चीज़ गिरा देती तो कहता, देखा ना तुम हो, मुझे पता है ये तुमने ही गिराया है। मेरी बात को 100% यकीन में बदल दो। ये जो सामने गिलास रखा हुआ है, इस गिलास को गिरा दो, मैं समझ जाऊंगा मेरी बहन यहाँ मौजूद है। और मैंने उस गिलास को गिरा दिया। वो समझ गया लिली वहीं पे है। वो मुझसे, मेरा भाई इतना प्यार करता था कि इतना मेरे लिए करता रहा। एक वक्त आया कि उसने मुझे कहा, अब मैं इतना ताकतवर हो गया हूं, तुम्हें उसके हवाले करता हूं, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है।
वो एक बीमारी का शिकार हो गया था, उसको पता था वो ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहेगा, और वो मुझे तुम तक पहुंचाना चाहता था। और यूं उसने अमल के जरिए मुझे एक बोतल में बंद किया और तुम्हें बुलाया और बोतल तुम्हारे हवाले कर दी। और जब तुम घर पहुंचे और उस बोतल को खोला तो मैं आजाद हो गई और तुम्हारे साथ। मैंने सब कुछ तुम्हें इसलिए दिया कि तुम सब कुछ हासिल कर लो। और फिर उसके बाद मैं इंतजार में थी एक वजूद के, मुझे एक वजूद चाहिए था। मैं एक वजूद को अपना लेती तो फिर मैं तुम्हारे सामने होती, फिर हम दोनों प्यार करते। मैंने तुमसे कहा था ना शुरू में, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो। मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगी, एक वक्त आएगा फिर मैं भी तुमसे मांगूंगी। वो वक्त आ गया है, मांगने का वक्त। देखो, तुमने मुझे ठुकराया था ना, मैं आज भी गुस्सा हूं, लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं आज भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। ये वजूद, ये मैरी, इसको मैं मार देती हूं, और ये जैसे ही मरेगी मैं ऑलरेडी इसके वजूद के अंदर हूं। इसके वजूद के ऊपर मेरा कब्जा हो जाएगा क्योंकि अब मुझे एक वजूद चाहिए। ये जैसे ही मरेगी मेरे इस वजूद के ऊपर कब्जा हो जाएगा, फिर मैं ही तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम्हारे सामने यही वजूद होगा मैरी का, लेकिन तुम जानते होगे लिली तुम्हारे साथ है। हां, बेशक तुम मेरा नाम लिली की बजाय मैरी रख देना, सबके सामने मुझे मैरी कह के पुकारना, माया भी हटा देना, लिली भी हटा देना। जैसे अपनी मैरी को प्यार करते हो इसी तरह मुझे प्यार करना, वजूद भी उसका होगा, लेकिन मैं हूंगी और तुम होगे। बस अब बहुत हुआ, इसको भूल जाओ। और देखो, मैं मर के भी तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारे लिए अब तक रुकी हुई थी। प्लीज मेरे पास आओ, प्लीज मेरे पास आओ। उसने बातों के दौरान हेनरी ने अपना हाथ जेब में डाल लिया था और बोतल उसने जेब में हाथ में इस तरह पकड़ ली थी कि अब उसको खोले और पानी उसके ऊपर डाल दे। उसने उसका ढक्कन भी खोल दिया था। अब वो उसके करीब जा रहा था, जैसे इस अंदाज में कि वो भी अब उसके करीब जाना चाह रहा है, उसको गले लगाना चाह रहा है। वो मोहब्बत भरी निगाहों से उसको देखती हुई, जो उसका चेहरा भयानक था, खौफनाक था, बाल खुले हुए थे। वो मैरी का चेहरा था लेकिन उसके अंदर तो लिली थी। उसके करीब आ रही थी, वो भी अब इस अंदाज में, को गुस्से में नहीं, अपने चेहरे को सॉफ्ट करके, जैसे उसकी बातें उस पर असर कर गई हों, वो भी उसको गले लगाना चाहता हो। वो भी इस अंदाज में आगे बढ़ा जैसे उसको गले लगाना चाहता है। वो जैसे उसके करीब गया, उसने फौरी तौर पे उसका हाथ थामा, इस अंदाज में जैसे कोई मोहब्बत से किसी का हाथ थामता है। उसने उसके हाथों में उंगलियां डाली, इस तरह जैसे कोई मोहब्बत से डालता है। और वो खौफनाक लिली जो मैरी के वजूद के अंदर थी, जिसका वजूद इस वक्त आंखें लाल सुर्ख और भयानक बनी हुई थी, जैसे ही उसने उसकी उंगलियों में उंगलियां डाली, उसके हाथ को कस के पकड़ा, तो उसी लम्हे जेब से वो पानी निकाला और उसके ऊपर डाल दिया। वो पानी उस वजूद के ऊपर होली वाटर गिरना था कि कमरा चीखों से गूंज उठा। और उसी वक्त उसके हाथ में जो खाली बोतल थी, एक धुआं सा मैरी के जिस्म से निकला और वो धुआं उड़ता हुआ, सफेद धुआं उड़ता हुआ सीधा बोतल के अंदर आ गया। उसने जल्दी से बोतल का ढक्कन बंद कर दिया। वो चीखें भी बंद हो गईं। वो जो अभी तक चीखें निकल रही थीं, जैसे ही वो सफेद धुआं निकला और बोतल के अंदर गया, ढक्कन बंद हो गया, चीखें भी बंद हो गईं। मैरी, उसकी बीवी जो सामने खड़ी हुई थी, जैसे ही वो सफेद धुआं उसमें से निकला, मैरी नीचे गिरी और बेहोश हो गई। इस वक्त मैरी को संभालना जरूरी नहीं था, इस वक्त उस लिली को आग में डालना बहुत जरूरी था, जो फादर ने कहा था। वो भागता हुआ उस घर के अंदर पहुंचा और उस घर के अंदर, आतिशदान के अंदर, जल्दी से जो पुरानी लकड़ियां पड़ी हुई थी उसने लकड़ियां डाली और लाइटर से आग जला दी। जैसे ही आतिशदान के अंदर आग जल गई, आग बिल्कुल शोलों में बदल गई कि चिंगारियां उड़ रही थीं और पूरी लकड़ियों को आग ने लपेट लिया था। उसने कहा, अलविदा ले ले, और बोतल को आग के अंदर डाल दिया। आग देखते ही देखते पूरी बोतल को अपनी लपेट में ले चुकी थी और बोतल जल गई। उसने अंदर जाकर लिली को अपने कंधे पे अपनी बीवी मैरी को अपने कंधे पे उठाया, बाहर खड़ी अपनी गाड़ी में डाला और लेकर सीधा वापस अपने शहर पहुंचा।
वो सीधा उनको फादर के पास लेके जाना चाहता था कि फादर उस पर पढ़ें और वो होश में आ जाए। वो जैसे ही सीधा चर्च पहुंचा, वहां एक और फादर ने उससे आने की वजह पूछी और देखा कि उसके हाथ में एक बेहोश औरत है। उन्होंने फौरन कहा, इसको क्या हुआ है? उसने कहा, ये बेहोश हो गई है। फादर ने कहा, लिटाओ इसको, और उसको लिटा दिया गया और फादर उसके ऊपर पढ़ते रहे। थोड़ी देर के बाद मैरी होश में आ गई। वो खुश हो गया और बोला, फादर कहां है? आपने बहुत अच्छा किया फादर, आपने मेरी वाइफ को होश में ले आया, मैं फादर से मिलना चाहता हूं। जब उन्होंने फादर का नाम लिया और बताया तो वो बोले, क्या आप नहीं जानते? फादर का तो 3 दिन पहले ही इंतकाल हो चुका है। क्या? 3 दिन पहले इंतकाल? जी, उनका तो फ्यूनरल भी हो गया है। शायद आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं। वो तो चौंक गया। फादर तो कल उसको मिले थे और उसके पास आया था, वो इसी चर्च में आया था, वो उसके इंतजार में थे, वो उन्होंने कुछ पढ़ा था, वो उसको अपने घर लेके गया था, सब कुछ गया था। हाँ, उनके हाथ टच नहीं किया था, लेकिन वो उलझ चुका था। तब उसको फादर की बहुत सारी बातें याद आ गई जो उन्होंने बताया था कि मैंने तो ये बातें फादर को बताई नहीं। फादर कहां से जानते हैं? तो इसका मतलब है फादर इस दुनिया से तो चले गए थे, उनका फ्यूनरल हो गया था, लेकिन वो जान चुके थे कि उस लिली को वापस भेजना जरूरी है। इसलिए तो वो बोतल भी पानी की साथ लेके आए थे। उसको कुछ भी लड़ाई नहीं मोल लेनी पड़ी थी, कुछ नहीं करना पड़ा था, जस्ट पानी ही डाला था कि वो उस बोतल में बंद हो गई थी और उसने उस बोतल को फादर के कहने के मुताबिक आग लगा दी थी। लेकिन वो एक बात समझ चुका था और उसकी बीवी भी होश में आते ही जब ये उसने सुना कि वो तो फौत हो चुके हैं, और जब वो घर जा रहे थे तो बीवी ने पूछा, तो उसने कहा, बहुत कुछ घर चलकर बताऊंगा। और उसने घर जाके उसको सब कुछ बता दिया, पहले दिन से लेके आज तक कि वो बचपन में लिली और कैसे डैनियल के साथ खेलता था, कैसे लिली ने खुदकुशी की थी, कैसे फिर वो शहर आया, क्या हुआ, क्या करता गया, कैसे डैनियल ने उसको बुलाया, खत दिया और उसके अंदर एक बोतल दी, उसमें से एक आवाज़ निकलती थी जो सुनती थी वो असल में लिली थी। और फिर करते करते उसने बताया कि जिस दिन तुम्हें लिली लेके गई है, तुम्हें याद है? उसने कहा, नहीं, मैं तो अपने बिस्तर पे थी, बैठी हुई थी तुम्हारे इंतज़ार में कि एकदम से दरवाज़ा खटखटाया गया। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला है उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे ये तक याद नहीं है दरवाज़ा खोलते ही आगे क्या था। मैं शायद बेहोश हो गई थी। और उसने बताया कि मैं फादर के पास गया था, लेकिन जब मैं फादर से बात कर रहा था, उनको लेकर घर आया था, तो फादर तो उससे 1 दिन पहले ही मर चुके थे, और मेरे साथ जो आए थे वो फादर नहीं, वो फादर की रूह थी जो मदद करने के लिए आई थी। और उन्होंने मुझे बताया था कि वो 2 दिन पहले भी घर आए थे और तुमने दरवाज़ा नहीं खोला था, इस डर से कि शौहर खफा ना हो जाए। वो बोली, हाँ, क्योंकि मुझे आपकी खुशी अजीज़ थी, इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला था। लेकिन शायद अब मुझे समझ आ रही है, उस वक्त लिली की और फादर की आपस में बात हो गई थी, मुलाकात हो गई थी। अब मैं ये नहीं जानता फादर की ज़ात को लिली ने नुकसान पहुंचाया है या फादर अपनी तिबी मौत मरे हैं, ये तो मेरे पास सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन कम से कम फादर ने उस अधूरे काम को मुकम्मल कर दिया है, और मुझे जो पानी ला के दिया मैं उसको वहीं पे ख़त्म कर आया हूँ। और उसके बाद उन दोनों ने एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजारी, कभी उसको दोबारा कोई भी आवाज़ नहीं आई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।